पूजा सामूटा। आगे ना बेटा पूजा सामूटा। हाँ दिव्या बेटा आप तो फर्स्ट ईयर की हो अभी। हाँ दिव्या बेटा आप लीव कर दो, आप तो फर्स्ट ईयर की तो हो गई ना आज। अभी तो सेकंड ईयर की चल रही है दिव्या। दिव्या शर्मा आपकी प्रेजेंट लगा दी है बेटा। दिव्या शर्मा है ना बेटा, आपकी प्रेजेंट लग गई है, आपकी क्लास हो गई थी ना आज। ठीक है बेटा। गरिमा चौधरी, पूजा साबुटा, शालू प्रजापत। यस मैम। हाँ बेटा लगा दी। गरिमा, शालू और पूजा। आप लोग गरिमा शालू कब से आ रहे हो? पूजा कॉलेज कब से आ रहे हो? एक अप्रैल से हो गया आप लोग, 1 अप्रैल। यस मैम, कल आएंगे ना कॉलेज तो। कल तो आओगी। जो बीएड वाले हैं, आप तो पास कोर्स वाले हो ना? कुछ पास कोर्स वाले हो या यस BEd? मैम, यस पास कोर्स। अच्छा जब पूजा है बीएड वाली है, शालू शालू भी पास कोर्स से ही है ना? यस मैम। हाँ बेटा गरिमा तो आओगे, हाँ कल तो आओगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। यस मैम। मैम कल किसका कराओगे आप? कल देखते हैं बेटा, सेक्शन ही काट लेना हाँ मैम। है ना, सेक्शन काटना कल। मैम कविता शर्मा भी आई है। हाँ कल मार्सिलिया का स्पोरोकार्प है, वो नहीं काटा है, उसका सेक्शन काट लेना। एक कोई और दे देंगे मार्सिलिया का ही, राइजोम दे देंगे, उसका सेक्शन काट लेना है ना बेटा। इसका सेक्शन काट। और रिकॉर्ड भी लिया ना, रिकॉर्ड बनाते रहना अपनी। यस मैम। बस अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आज कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? आज सविता शर्मा भी आ गई। अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मतलब जीन एक्सप्रेशन, मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले बेटा अपन किसकी बात करते हैं कि हाउ द रेगुलेशन ऑफ जीन, how the regulation of gene expression takes place in prokaryotes and eukaryotes। तो अपन बात करेंगे जीन नियमन
की का परिचय। एक मिनट बेटा, जीन नियमन का परिचय। बेटा साक्षी आप लीव कर दो, ये फर्स्ट डे की क्लास नहीं है, सेकेंड डे की क्लास है। साक्षी पिछली बार आपकी क्लास हो गई, तो इसलिए बेटा अब अपन पढ़ते हैं किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न जीन्स अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स व एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि एक बार किरण आ गई और इनको एडमिट कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न जीन्स अलग अलग प्रकार के प्रोटीन व एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं, जिनकी आवश्यकता जीव के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग समय पर होती है। तो कोशिका की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण तो निरंतर होता रहता है, किंतु अन्य प्रोटीन्स आवश्यकता अनुसार विशिष्ट समय पर ही इच्छित जीन्स की क्रियाशीलता द्वारा संश्लेषित होते हैं। अतः कोशिका में घटित होने वाली वह क्रियाविधि जिसके द्वारा विशिष्ट समय पर विशिष्ट जीन्स ही क्रियाशील होकर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, जीन नियंत्रण अथवा जीन नियमन कहलाता है। तो जीन कंट्रोल या जीन रेगुलेशन किसे कहते हैं? मतलब सेल में घटित होने वाली वह क्रियाविधि, वह मैकेनिज्म जिसके द्वारा विशेष समय पर विशिष्ट समय पर विशिष्ट जीन्स ही क्रियाशील होकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यह जीन नियंत्रण व जीन नियंत्रण अथवा जीन नियमन कहलाती है। तो उपापचयी नियंत्रण के बेटा दो तरीके हैं, एक तो एंजाइम्स के संश्लेषण को नियंत्रित करके तथा दूसरा है कोशिका में पहले से उपस्थित एंजाइम अणुओं की क्रियाशीलता का नियमन करके। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक जीव विज्ञान संबंधी आधुनिक अध्ययन के अंतर्गत जीन को अभिप्रेरित, इंड्यूस या दमित, रिप्रेस करके एंजाइम के निर्माण को संचालित किया जाता है। इसके साथ ही दूसरी ओर जीन को निष्क्रिय या अवरुद्ध करके, जीन को इनएक्टिवेट करके प्रोटीन संश्लेषण के अनुलेखन एवं अनुलिपीकरण इत्यादि सोपानों को भी अवरुद्ध या निष्क्रिय किया जा सकता है। बेटा अपन देखते हैं, अगर किसी जीन को अपन इनएक्टिवेट कर देते हैं तो क्या होता है, जीन को निष्क्रिय करने पर प्रोटीन सिंथेसिस के अनुलेखन व अनुलिपीकरण को भी अवरुद्ध या निष्क्रिय किया जा सकता है। तो अनुलेखन स्तर पर होने वाले नियमन में डीएनए से एमआरएनए के अनुलेखन का नियमन किया जाता है, किंतु अनुलिपीकरण मतलब ट्रांसलेशन स्तर पर एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित किया जाता है। तो अपन अब क्या देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन कैसे किया जाता है। तो प्रोकैरियोट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई। तो अपन पढ़ेंगे इंडक्शन एंड रिप्रेशन। तो ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। ई कोलाई नामक जीवाणु में प्रोटीन संश्लेषण के अध्ययन को प्रोकैरियोटिक जीवों में जीन नियमन के प्रारूपिक उदाहरण के तौर पर वर्णित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि क्या देख रहे हैं, मनीषा धेनवाल आ गई। इसके अतिरिक्त बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम के संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में भी गहन अध्ययन किया गया है। कौन से एंजाइम की बात चल रही है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम के संश्लेषण सिंथेसिस की क्रियाविधि के बारे में भी गहन अध्ययन किया गया है। यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज शर्करा का विघटन, लैक्टोज शुगर का विघटन ग्लूकोज व गैलेक्टोज शर्कराओं में कर देता है। जैसा कि ये क्या है बेटा, जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है? शुगर है। ये देखो आप, लैक्टोज क्या है? शुगर है। तो लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम
लैक्टोज शुगर का विघटन किसमें कर रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कर देता है। तो अपन देखते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि ई कोलाई जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज शुगर बीटा गैलेक्टोसाइड की आपूर्ति नहीं की जाए अथवा बंद कर दी जाए तो ये जीवाणु कोशिकाएं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण भी बंद कर देती हैं। परंतु यदि कल्चर मीडियम में संवर्धन माध्यम में लैक्टोज शर्करा की आपूर्ति पुनः शुरू कर देने से इस एंजाइम का, कौन से एंजाइम का, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का संश्लेषण भी दोबारा प्रारंभ हो जाता है एवं थोड़े ही समय में इसकी मात्रा लगभग 10,000 गुना अधिक हो जाती है। किंतु जैसे ही लैक्टोज को हटा दिया जाता है तो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज की मात्रा फिर कम होने लगती है। इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि ई कोलाई जीवाणु में, ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज शर्करा सबस्ट्रेट एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के निर्माण को अभिप्रेरित करती है। मतलब जो ई कोलाई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई जीवाणु में लैक्टोज शर्करा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के निर्माण को अभिप्रेरित करती है, क्योंकि लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति मात्र से ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का तेजी से संश्लेषण होने लगता है। तो अपन क्या देखते हैं बेटा, जब ई कोलाई जीवाणु को ऐसे संवर्धन माध्यम में कल्चर किया जाता है जिसमें कि लैक्टोज शर्करा उपस्थित हो, लैक्टोज शुगर उपस्थित हो, तो लैक्टोज शुगर की उपस्थिति मात्र से ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का तेजी से, तीव्रता से संश्लेषण होने लगता है। अतः ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करते हैं वो इंड्यूसर्स कहलाते हैं। मतलब प्रेरक पदार्थ किसे कहते हैं, तो प्रेरक पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करते हैं, इंड्यूसर्स कहलाते हैं। एवं वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा एंजाइम की उत्पत्ति अभिप्रेरित होती है उसे इंडक्शन कहते हैं। एवं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एंजाइम की उत्पत्ति अभिप्रेरित होती है उसे इंडक्शन कहते हैं। तो इसी क्रम में वह एंजाइम जिनका संश्लेषण किसी विशिष्ट प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होता है उनको प्रेरित एंजाइम्स, इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहते हैं। तथा इसके लिए जिम्मेदार जेनेटिक सिस्टम, आनुवंशिक तंत्र इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है। तो अपन देखते हैं बेटा कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ले रहे हैं अपन, बैक्टीरिया। जीवाणु ई कोलाई में इसके विपरीत भी स्थिति देखने को मिलती है। मतलब क्या पढ़ेंगे अपन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया है, जब जीवाणु ई कोलाई माध्यम में बाहर से अमीनो एसिड्स की आपूर्ति नहीं की जाती है तो इस जीवाणु मतलब ई कोलाई जीवाणु की कोशिका विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम्स का संश्लेषण कर लेती है। किंतु यदि कोई विशिष्ट अमीनो एसिड जैसे हिस्टिडीन की बाहर से आपूर्ति कर दी जाती है तो हिस्टिडीन संश्लेषित करने वाले एंजाइम का निर्माण धीरे धीरे कम होने लगता है। अतः इस तंत्र में जैव संश्लेषी परिपथ का अंतिम उत्पाद स्वयं ही अपने जैव संश्लेषण हेतु आवश्यक एंजाइम के संश्लेषण को रोक देता है। अतः ऐसे एंजाइम्स जिनका संश्लेषण अंतिम उत्पाद की आपूर्ति करने से रुक जाता है रिप्रेसिबल एंजाइम्स कहलाते हैं। तथा इस प्रकार का आनुवंशिक तंत्र रिप्रेसिबल सिस्टम दमित तंत्र कहलाता है। तथा वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ विशेष की उपस्थिति के कारण
संश्लेषण रुक जाता है, दमन रिप्रेशन कहलाती है। अब देखो अपन मेन बात करेंगे अब ऑपरेंट मॉडल की। तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आता है डिस्कस अबाउट द ऑपरेंट मॉडल इन प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स में ऑपरेंट मॉडल को विस्तार से समझाइए। तो ऑपरेंट मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जेकब एंड मुनार्ड ने 1961 में ई कोलाई बैक्टीरिया का अध्ययन कर प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन को समझाने के लिए ऑपरेंट मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब जेकब एंड मुनार्ड ने बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया का स्टडी करी और ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए जेकब एंड मोनार्ड ने ऑपरेंट मॉडल प्रस्तुत किया। जेकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई नामक जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित प्रेरण तंत्र का अध्ययन करते हुए जीन नियमन की प्रेरण एवं दमन अवधारणा विकसित की। अब बात करते हैं ऑपरेंट मॉडल में अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की एक इकाई ऑपरेंट को प्रस्तावित किया गया है। अब जो कि निम्नलिखित जीन्स व कारकों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, इसका दिखाया गया है बेटा, ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जीवाणु ई कोलाई में लैक ऑपरेंट तथा इसके नियामक जीन, मतलब अब ये किसका दिखाया है, ऑपरेंट है। तो ये वाला देखना बेटा, पी है, पी फॉर प्रमोटर जीन। पी किसके लिए आया है, पी फॉर प्रमोटर जीन। आई फॉर रेगुलेटर जीन, आई फॉर रेगुलेटर जीन। और ओ फॉर ऑपरेटर जीन, ओ किसके लिए आया है, ऑपरेटर जीन। पी मतलब प्रमोटर जीन, आई इज इक्वल टू रेगुलेटर जीन, टी इज इक्वल टू ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट। और जेड ये दिखा रही हूं मैं, एरो घुमा रही हूँ, जेड वाई ए, जेड है, वाई है, ए है। These are the structural genes. तो जेड जीन किसके लिए है, जेड जीन है स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंड वाई मैं एरो घुमा रही हूँ, तो वाई किसके लिए है, इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज। अब ए पे एरो घुमा रही हूँ, तो ए क्या है, स्ट्रक्चरल जीन फॉर एसिटाइलेज। तो ये है ऑपरेंट मॉडल। अब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट है बेटा ऑपरेटर जीन, जो कि आपको ओ से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ऑपरेटर जीन के बारे में अपन बात करेंगे। यह जीन एक्टिवेटर अथवा रिप्रेसर के लिए कार्यस्थल होता है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होना चाहिए अथवा नहीं। अब अपन देखेंगे सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, संरचनात्मक जीन समुच्चय, ये जो दिखाया है जेड वाई ए। तो अपन ये सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं, संरचनात्मक जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स की संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती है, तथा यह भी स्ट्रक्चरल जीन्स भी ऑपरेटर जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन संरचनात्मक जीन्स द्वारा संश्लेषित होने वाले एंजाइम्स जैव संश्लेषी परिपथ के विभिन्न चरणों में हिस्सा लेते हैं। ई कोलाई में लैक ऑपरेंट में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है चित्र में। तो ये है जीवाणु ई कोलाई में लैक ऑपरेंट अथवा इसके नियामक जीन दिखाए गए हैं। तो वापस से बोल देती हूँ, कंट्रोलिंग जीन से मतलब आई इज इक्वल टू बेटा रेगुलेटर जीन है, आई का मतलब रेगुलेटर जीन। पी जो जीन है इसका मतलब है प्रमोटर जीन, ये किस लिए होती है, फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओ का मतलब है ऑपरेटर जीन, फॉर द एक्शन ऑफ रिप्रेसर। और टी क्या है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट। और ये जेड वाई ए, जेड is the structural gene for beta galactosidase, Y is the structural gene
फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज, एंड ए किस लिए है? इट इज ए स्ट्रक्चरल जीन फॉर एसिटाइलेज। तो अपन ने क्या देखा कि इसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब अपन देखेंगे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में जीवाणु लेख ऑपेरॉन संरचना। ये जो आप देख रहे हो, एक तो बेटा रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन सी है? जेड, वाई एंड ए। तो इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो अपन सुनेंगे कि द रेगुलेटर जीन encodes a repressor that binds to the operator locus, thereby preventing transcription of mRNA from the structural genes Z, Y, A। क्या हो रहा है बेटा? डायग्राम में क्या देख रहे हो? जो क्या है, लेक रिप्रेसर है, वो कहाँ पे बाइंड कर जाता है? वो ऑपरेटर जीन से बाइंड कर रहा है। ये देखो, जो लेक रिप्रेसर है वो ऑपरेटर जीन से जब बाइंड करता है तो एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। जो एमआरएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। लेकिन जब इंड्यूसर मेटाबोलाइट combines with the repressor so that it no longer binds to the operator locus। लेकिन अब जब देखते हो, जब लैक रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर जुड़ जाता है तो ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ता और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या पढ़ रहे हैं? संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये देखते हैं, ये ऑपरेरॉन के प्रमुख कार्यकारी घटक जीन हैं जो कि एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं। तो लैक ऑपरेरॉन में 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन्स जेड, वाई व ए पाए जाते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ यहाँ पे जेड, वाई एंड ए। तो 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स है। कौन कौन से हैं? जेड, वाई एंड ए। तो जैसा कि अब मैं बताऊंगी कि जेड है, वाई है एंड ए है। ठीक है। तो लैक ऑपरेरॉन में 3 प्रकार के संरचनात्मक जीन कैपिटल जेड, कैपिटल वाई एंड स्मॉल ए पाए जाते हैं। ये एक दीर्घ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मैसेंजर आरएनए अणु का अनुलेखन करते हैं। ये मैसेंजर आरएनए अणु 3 विभिन्न एंजाइमी प्रोटीन जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एवं एसिटाइलेज का संश्लेषण करता है। तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन जेड किसका संश्लेषण कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज नामक एंजाइम का। इसी प्रकार स्ट्रक्चरल जीन वाई किसका संश्लेषण कर रही है? बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज नामक एंजाइम का। और स्ट्रक्चरल जीन ए किसके संश्लेषण में मदद कर रहा है? ये ट्रांस एसिटाइलेज, मतलब किसके ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के संश्लेषण में मदद करता है। मतलब स्ट्रक्चरल जीन ए हेल्प्स टू फॉर्म एसिटाइलेज। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन ए है वो एसिटाइलेज के संश्लेषण में एसिटाइलेज का संश्लेषण करता है। और एसिटाइलेज क्या है बेटा? एंजाइम है। तो इन एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। इन तीनों एंजाइम्स में 4, 1 व 2 प्रोटीन इकाइयां होती हैं। तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में लगभग 2500 संरचनात्मक जीन उपस्थित होते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की, जिसमें कि 2500 स्ट्रक्चर जीन्स पाई जाती हैं, जिनमें से 800 में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण तो नियंत्रित होता है, अर्थात जरूरत एवं उपलब्धता के आधार पर होता है। तो अपन देखते हैं
जबकि कुछ एंजाइम्स का संश्लेषण निरंतर होता रहता है। तो अपन देखते हैं लैकोपेरोन में बीटा गैलेक्टोसाइड में 4 पॉलीपेप्टाइड इकाइयां होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लैकोपेरोन की। तो लैकोपेरोन में जो बीटा गैलेक्टोसाइड है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई का अणुभार 1,16,000 1,16,000 डाल्टन होता है एवं यह 1021 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है जिसमें 275 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं? जो लैकोपेरोन है उसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइड है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड इकाइयां होती है। इनमें से प्रत्येक इकाई का अणुभार 1,16,000 डाल्टन होता है एवं यह 1021 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। इसी प्रकार बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है जिसमें 275 अमीनो एसिड्स होते हैं तथा इसका अणुभार 30,000 डाल्टन होता है। तो यह एंजाइम कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज लैक्टोज शुगर के कोशिका में प्रवेश को आसान बनाता है। इसी प्रकार 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर एसिटाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण करती हैं। इनमें से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 275 अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है जिनका अणुभार 30,000 डाल्टन होता है। अब अपन बात करते हैं रिप्रेसर तथा रेगुलेटर जीन की। तो जैसा कि बताया जा चुका है कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं होता है। जैसे कि बेटा जब माध्यम में कल्चर मीडियम में लैक्टोज शुगर अनुपस्थित हो, लैक्टोज शुगर एब्सेंट होती है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण करने वाले जीन को कार्य नहीं करने देते हैं। इसका कारण जानने के लिए अध्ययन किए गए तथा यह ज्ञात हुआ कि कोशिका में कुछ अणु पाए जाते हैं जिन्हें रिप्रेसर कहा जाता है। बेटा कुछ सेल में कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जिन्हें दमनकारी मतलब रिप्रेसर कहा जाता है और यह जीन की क्रियाशीलता को रोक देते हैं। मतलब रिप्रेसर क्या करते हैं? जीन की क्रियाशीलता को, जीन एक्टिविटी को रोक देते हैं और यह दमनकारी मतलब रिप्रेसर्स सक्रिय अथवा निष्क्रिय होते हैं। तो इंड्यूसिबल सिस्टम प्रेरित तंत्र में सक्रिय दमनकारी को प्रेरक पदार्थ डालकर निष्क्रिय किया जा सकता है, जबकि रिप्रेसिबल सिस्टम दमित तंत्र में निष्क्रिय दमनकारी को को-रिप्रेसर में डालकर सक्रिय दमनकारी में बदला जा सकता है। तो ये अपन देखते हैं एग्जाम्पल। इंड्यूसिबल सिस्टम में क्या होता है बेटा? जो एक्टिव रिप्रेसर है मतलब जो सक्रिय रिप्रेसर है वो इंड्यूसर के साथ बाइंड हो जाता है जिससे कि रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव। मतलब एक्टिव रिप्रेसर बाइंड्स विद द इंड्यूसर टू फॉर्म द इनएक्टिव रिप्रेसर। लेकिन जब इनएक्टिव रिप्रेसर को रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है तो एक्टिव रिप्रेसर बन जाता है। तो अपन देखते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में रिप्रेसर एक जीन की क्रियाशीलता द्वारा संश्लेषित होता है। उस जीन को रेगुलेटर जीन कहते हैं जो कि ऑपरेशन इकाई का हिस्सा नहीं होता है। तो अनुलेखन नियमन के लिए रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर जाकर जुड़ जाता है तथा एमआरएनए के संश्लेषण को रोक देता है। देखो बेटा इसमें क्या दिखा है, मैं दिखा रही हूँ डायग्राम कि एक्टिव जो रिप्रेसर है, एक्टिव रिप्रेसर क्या होता है? ऑपरेटर पे जाकर क्या करता है? जुड़ जाता है। ये क्या है? एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर आकर जुड़ जाता है। इसके जुड़ने से
mRNA के संश्लेषण को ये रोक देता है। तो इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, जब एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से आकर जुड़ जाता है तो mRNA का सिंथेसिस रुक जाता है। ठीक है, तो अनुलेखन, तो अपन क्या पढ़े हैं, अनुलेखन नियमन के लिए रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर जाकर जुड़ जाता है तथा mRNA के सिंथेसिस को रोक देता है। यदि प्रेरक पदार्थ लेक ओपेरोन में लैक्टोज, यदि प्रेरक पदार्थ को डाला जाता है तो रिप्रेसर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे यह रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर नहीं जुड़ पाता तथा mRNA का संश्लेषण हो जाता है। अब देखना, इसी को मैं इलाज कर रही हूँ। अगर अपन माध्यम में, ये तो है एक्टिव रिप्रेसर, क्या दिखा है, यह है रिप्रेसर, लेकिन जब ये रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ, इंड्यूसर को क्या कहेंगे अपन, जब ये रिप्रेसर मतलब इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता है तो यह रिप्रेसर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है और ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता। मतलब जब एक्टिव रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाता है तो यह रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता, और जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं हो पाता तो आरएनए का संश्लेषण हो जाता है। मतलब जब एक्टिव रिप्रेसर इंड्यूसर से संपर्क करता है तो इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाता है, ये निष्क्रिय हो जाता है, और इसके निष्क्रिय होने से आरएनए का संश्लेषण हो जाता है। तो वापस इसी को देखते हैं एक बार। मतलब किसको देख रहे हैं, यदि प्रेरक पदार्थ जैसे कि लेक ओपेरोन में लैक्टोज को डाला जाता है तो रिप्रेसर बेटा निष्क्रिय हो जाता है, जिससे रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर नहीं जुड़ पाता तथा mRNA संश्लेषण हो जाता है। तो रिप्रेसर अणुओं का निर्माण कोशिका में राइबोसोम्स में होता है, जहां से विस्तृत होकर ऑपरेटर जीन से बंध जाते हैं। रिप्रेसर विसरणशील होते हैं, इसलिए ये रेगुलेटर जीन संरचनात्मक जीन्स के पास अवस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ये संरचनात्मक जीन्स का नियमन करते हैं। अब अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स, तो यह देखा गया है, क्या देखा गया है कि रेगुलेटर जीन में कुछ ऐसे, एक मिनट, यह देखा गया है कि रेगुलेटर जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण, रेगुलेटर जीन में, ये देख रहे हो, अभी डायग्राम में दिखा रही हूँ, यह देखने में आया है कि रेगुलेटर जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण रिप्रेसर अनुपस्थित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम का संश्लेषण अनियंत्रित व निरंतर अबाध गति से जारी रहता है। इसकी बात कर रहे हैं ए हेतुक प्रभेद, कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स। तो यह देखा गया है कि रेगुलेटर जीन की कौन सी बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स की बात चल रही है कि रेगुलेटर जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण रिप्रेसर अनुपस्थित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम का संश्लेषण अनियंत्रित व निर्बाध गति से जारी रहता है। अतः ऐसे प्रभेद जो अनावश्यक रूप से भी एंजाइम का संश्लेषण करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स कहलाते हैं। तो बेटा ए हेतुक प्रभेद किसे कहते हैं, ऐसे प्रभेद, ऐसे स्ट्रेन्स जो अनावश्यक रूप से भी एंजाइम्स का संश्लेषण करते रहते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स कहते हैं। इनमें जीन रिप्रेसर के साथ जुड़ने में असमर्थ रहता है, इसलिए प्रभेद स्वतंत्र रूप से निरंतर एंजाइम का संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि इसके अतिरिक्त ऑपरेटर जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण भी अहेतुक प्रभेद प्राप्त होते हैं। तो ऑपरेटर जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण यह रिप्रेसर को अपना कार्य नहीं करने देता है। बेटा ये देख लो, ऑपरेटर जीन में जब क्या होता है, म्यूटेशन हो जाते हैं, उत्परिवर्तन हो जाते हैं, तो यह ऑपरेटर जीन क्या करता है, रिप्रेसर को अपना कार्य नहीं करने देता है, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर स्थल पर बंधित होकर ही क्रियाशील होता है। इस प्रकार दो तरह के अहेतुक प्रभेद पाए जाते हैं।
दो तरह के अहेतुक प्रभेद हैं, एक तो बेटा है रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूटिव, एक है ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव। ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव दो तरह के, रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन, दूसरा है ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन। तो किसकी बात कर रहे हैं? दो तरह के अहेतुक प्रभेद, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, फर्स्ट है रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन, रेगुलेटर अहेतुक प्रभेद, एक है ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन। तो दोनों उत्परिवर्तनों से एक ही परिणाम निकलता है, किंतु इनकी स्थिति में भिन्नता व इनके बनीय प्रभेद को, व इनके कौन से प्रभेद को, व इनके प्रभेद को देखते हुए प्रभावी व अप्रभावी संबंध इन्हें भिन्न बनाता है। तो अपन किसकी बात अब करेंगे? मेन अपन इसकी बात करते हैं। एक बार इसको इलाज कर लूं आपको कि इस संबंध को ज्ञात करने के लिए पार्शियल डिप्लॉयड सेल्स मीरोजाइगोट्स का उपयोग किया जाता है। मतलब इस संबंध को जानने के लिए पार्शियल डिप्लॉयड सेल्स मीरोजाइगोट्स का उपयोग किया जाता है। मीरोजाइगोट्स वह कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक पूर्ण गुणसूत्र व दूसरे गुणसूत्र का एक हिस्सा होता है जिसमें डिजायर्ड रीजन होता है। तो मीरोजाइगोट्स क्या होती हैं? मीरोजाइगोट्स वह कोशिकाएं होती है जिनमें एक पूर्ण गुणसूत्र, एक कंप्लीट क्रोमोसोम व दूसरे गुणसूत्र का एक हिस्सा होता है जिसमें इच्छित क्षेत्र होता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि रेगुलेटर अहेतुक हेतु विषम युग्मनजी में जीन का उत्परिवर्ती पर प्रभावी होने के कारण एंजाइम संश्लेषण नहीं होता है, जबकि ऑपरेटर अहेतुक हेतु विषम युग्मनजी में सामान्य ऑपरेटर जीन O+ उत्परिवर्ती जीन पर अप्रभावी होता है, इसलिए एंजाइम संश्लेषण होता है। मेन तो अपन याद रखेंगे प्रमोटर जीन। क्या बताया अपन? हाँ, प्रमोटर जीन, प्रिव नाउबॉक्स व अन्य नियामक डीएनए अनुक्रम, रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस। तो कौन कौन से जीन के बारे में है? प्रमोटर जीन है, और इसके बारे में भी शॉर्ट नोट आता है, प्रिव नाउबॉक्स है, व अन्य नियामक डीएनए अनुक्रम। तो ऑपरेटर जीन रिप्रेसर के लिए कार्यस्थल होता है, इसलिए अनुलेखन प्रारंभन के लिए वास्तविक स्थल भिन्न होता है, जिसे प्रमोटर जीन कहते हैं। यह ऑपरेटर जीन के बाईं ओर पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज इस जीन से संबद्ध होता है तथा प्रमोटर स्थल से ही गतिशील होता है। तो जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्रमोटर जीन। तो प्रमोटर जीन कहाँ होता है बेटा? ये ऑपरेटर जीन के बाईं ओर स्थित होता है। तो ये देख रहे हो आप, प्रमोटर जीन है, फिर ये है ऑपरेटर जीन। तो जो प्रमोटर जीन है वो ऑपरेटर जीन के बाईं ओर स्थित होता है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा माना जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से संबद्ध होता है तथा प्रमोटर स्थल से ही गतिशील होता है। किंतु जब रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज की गति रुक जाती है। ये देख लो बेटा, एक्टिव रिप्रेसर, जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज की गति रुक जाती है। कहने का मतलब है ये आरएनए पॉलीमरेज दिखाया है आपको। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम है। लेकिन जब ये एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से आकर जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की गति रुक जाती है। तो इस तरह से ये आपको चित्र में दिखाया गया है कि ऐसा माना जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज इस जीन से संबद्ध होता है तथा प्रमोटर स्थल से ही गतिशील होता है। किंतु जब रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज की गति रुक जाती है। प्रमोटर जीन की उपस्थिति का पता इस लोकस पर होने वाले उत्परिवर्तनों जिनके कारण
अनुलेखन दर अधिकतम होती है द्वारा लगाया गया प्रमोटर क्षेत्र में 3 स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटर साइट या एक्टिवेटर साइट। प्रमोटर जीन में कौन कौन से हैं बेटा? सीजीए का मतलब है कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेटर साइट, ठीक है। एक है आईबीएस, ये दिखा है आईबीएस इनिशियल बाइंडिंग साइट, आईबीएस, ठीक है। तीसरा है ओपी ऑपरेटर जीन, ठीक है। यहाँ ऑपरेटर जीन प्रमोटर, यहाँ ऑपरेटर जीन प्रमोटर क्षेत्र का एक हिस्सा बनाता है। तो अपन ने इसमें क्या देखा, जो याद रखोगे कि प्रमोटर क्षेत्र में, प्रमोटर जीन में भी क्या पाए जाते हैं? 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रमोटर क्षेत्र में 3 स्थल पाए जाते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ ई कोलाई जीवाणु में लैक ऑपरेंड के प्रमोटर क्षेत्र की विस्तृत संरचना। कौन कौन से हैं?